हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि फर्स्ट टाइम फाइन होंगे। आज हम मैथ ना पढ़ा के फिजिक्स स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स में 3 वीडियो पहले बन चुकी है। आज ये फिजिक्स का चौथा पार्ट है। उसमें हम उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे। इससे पहले जो 2 वीडियो थे, दूसरी और तीसरी, वो वीडियो किसके लिए थे? अवतल दर्पण के लिए थे। आज हम जो चौथी वीडियो बनाने जा रहे हैं वो कौन सी है? उत्तल दर्पण के बारे में हम जानते हैं। तो अवतल दर्पण में आप लोगों ने देखा था कि अगर कोई अवतल दर्पण के सामने से किरण आ रही है, अवतल दर्पण के सामने से किरण आ रही है, तो वो अवतल दर्पण किरण क्या करता है? आने वाली किरणों को एकत्रित करता है ना, किसी एक बिंदु पे एकत्रित करता है। जैसे ये आ रही थी तो ये जाकर कहाँ पे? किसी बिंदु पे एकत्रित हो रही थी। इसका क्या इसका एक गुणधर्म है, ये अवतल दर्पण का है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम उत्तल दर्पण ले लें, उत्तल दर्पण क्या होता है? बताए थे पहले वीडियो में कि अगर उसके परावर्तक तल यानी चमकीला तल उभरा हुआ है तो वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में भी अगर समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? फैल जाती हैं। ये उत्तल दर्पण का गुणधर्म है। उत्तल याद रखेंगे, अवतल दर्पण किरणों को एकत्रित करता है और उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है। इसी प्रॉपर्टी का हमें प्रयोग करके इसकी भी हमें 2 गुणधर्म के बारे में जानना है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अवतल दर्पण किरणों को एकत्रित करता है, उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो जो भाग अवतल दर्पण में थे वही सब भाग किसमें होते हैं? उत्तल दर्पण में भी होता है। सपोज ये एक हम क्या बनाए हैं? उत्तल दर्पण बनाए। तो उत्तल दर्पण में बताया था हम किसी शीशे का कटा हुआ, गोल शीशे का कटा हुआ भाग होता है। तो इसका भी जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कटे हुए गोले का भाग था। जब कटे हुए गोले का भाग है तो इसका जो केंद्र था वो क्या रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी क्या कराएगा? वक्रता केंद्र क्या रहेगा? और ये जो परावर्तक तल है इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव, P से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ध्रुव और इसके बीच की जो बिंदु होता है इसको हम किससे दर्शाते हैं? F, और इसको कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, तो याद करेंगे आप लोग कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की परिभाषा क्या बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे जाती है वो क्या था? मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे भी ये समांतर किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है, अगर ये अवतल दर्पण होता तो किसी एक बिंदु पे क्या करता है? एकत्रित कर देता। लेकिन ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण किरणों को फैला देता है, एकत्रित नहीं करेगा, किसी एक बिंदु पे लाके मिलाएगा नहीं, वो क्या करेगा? फैला देगा, है ना। तो सपोज ये क्या कर रहा है? किरणों को फैला दे रहा है ना। तो याद रखेंगे, यहां से किरण गई, ये समांतर किरण गई, इस पे टकराई, टकरा कर यहाँ निकल गई। ये समांतर किरण गई, अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण से टकराई, टकरा कर फैल गई। तो इसको जब हम देखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, आप लोग आएंगे क्लास ज्वाइन करेंगे तो हम दोनों दर्पण देखकर आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन सा उत्तल है, कौन सा अवतल है। उसको हम स्पर्श करके भी पता लगा लेते हैं कि उत्तल है या अवतल है। वो आप लोग आएंगे तो हम दिखाएंगे। तो जब इसके सामने उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे तो ये तो किरणें फैल गई, लेकिन ये जो किरणें फैली हैं इसको जब देखेंगे आप लोग तो ये किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, है ना। ये समांतर आई थी, फैल गई, लेकिन जब इसको हम बहुत केयरफुली देखेंगे तो ये किसी एक बिंदु से, मुख्य अक्ष पे स्थित किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, है ना। तो जब मुख्य बिंदु किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। और उत्तल दर्पण का याद रखेंगे कि अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे मिलती थी और उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पे मिलेंगे या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी वो दोनों क्या कहलाते हैं? मुख्य फोकस कहलाते हैं। तो याद रखेंगे ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण किरणों को क्या करता है? फैलाता है और अवतल दर्पण किरणों को एकत्रित करता है। ठीक है, तो ये याद हो गया। वक्रता केंद्र भी पता है। उसी तरह से एक चीज इसमें और याद रखेंगे कि
जो मुख्य फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, उत्तल दर्पण में दाहिनी तरफ बनाते हैं। काम ना बनाने के लिए बना सकते हैं बाएं तरफ, लेकिन प्रकाश के किरण का एक नियम होता है कि जो प्रकाश किरणें आपतित होती है वो हम बताएंगे साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी जो बताएंगे उसमें बताएंगे कि प्रकाश की जो आपतित किरणें होती है वो हमेशा बाईं तरफ से आपतित कराती हैं। इसको बनाने के लिए हम बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे बनाकर किरणों को इधर रखकर हम इस तरफ भी आपतित करा सकते थे, लेकिन ये नियम के विरुद्ध है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का नियम है कि सभी प्रकाश की किरणें हमेशा कहाँ से आएंगे, बाएं तरफ से आएंगे। तो बाएं तरफ से आए थे तो अवतल दर्पण में देखे थे जिस तरफ से किरणें आ रही थी उधर उसी की तरफ क्या था, F था, C था, उसी तरफ था। लेकिन अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में आप देखेंगे तो जिस तरफ प्रकाश किरणें आ रही हैं उसके दूसरी तरफ F है और C है ना। तो यहाँ पे हमें 6 कंडीशन नहीं मिले, क्योंकि वस्तु को हमको रखना कहाँ पे है, बाएं तरफ रखना है। तो बाएं तरफ कुछ है नहीं, यहाँ पे F है, न C है, ना अनंत है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ अगर नहीं है तो इसमें हमें 6 स्थितियां नहीं बनती हैं। ठीक है, कितनी स्थिति बनेगी, सिर्फ 2 स्थिति बनेगी। वो दोनों स्थितियों का हम किरण आरेख खींच के बता देते हैं आपको कि वो दोनों स्थितियों का किरण आरेख कैसे खींचा जाएगा। ठीक है, तो 2 स्थितियां क्या हो सकती है, अगर ये मान लेते हैं अनंत है तो कोई वस्तु अगर अनंत पे रखते हैं, दूसरा ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पे भी रखते हैं, तो ये 2 स्थितियां हैं, 1 और 2। याद होगा आपको कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी, उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 स्थितियां होंगी, एक अनंत पे रखते हैं, दूसरा कहां पे रखते हैं, अनंत और फोकस के अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी रखेंगे। तो इनका किरण आरेख कैसे खींचेंगे, उस बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और उसका आकार क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसकी पहली स्थिति में हम कहां पे रखते हैं, अगर वस्तु को अनंत पे अगर रखते हैं, वस्तु को अगर अनंत पे रखेंगे तो बनाते हैं, ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण होने की वजह से देखेंगे यहाँ पे P होगा, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे C होगा, इस तरफ भी अनंत बना सकते हैं, इस तरफ पे क्या है, अनंत है। अनंत मतलब बहुत दूर है ना, अनंत मतलब दर्पण से बहुत दूर स्थित कोई बिंदु। तो अगर हम यहाँ से समांतर कोई किरण लाते हैं, 2 प्रकाश की किरणें समांतर लाना है। एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पे जो किरण बनाने किरण आरेख खींचने का 3 नियम बताए थे, वही 3 नियम यहाँ पे भी प्रयोग होगा, है ना। उत्तल दर्पण में भी वही 3 नियम प्रयोग होगा। हम दिखा देते हैं ग्राफिक से, ये है उत्तल दर्पण, अगर यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है, अनंत है, तो अगर प्रकाश किरणें समांतर आती हैं तो अवतल दर्पण में क्या था, कहाँ पे जाकर मिल गई थी, मुख्य फोकस से होकर जाती थी। यहाँ पे अगर समांतर आ रहे हैं तो ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, मुख्य फोकस में वास्तव में नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो पारदर्शी नहीं, प्रकाश में से पास करके दूसरी तरफ नहीं जाएगा, ये टकरा के क्योंकि पेंट किया हुआ है, टकरा कर वापस लौट जाएगा। लेकिन देखने पे ऐसा लगेगा कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से ये आ रही है। तो याद रखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु क्या होगा, मुख्य फोकस। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ये पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है इसका, अगर ये P, ये F और ये C, ये अनंत है, तो अगर कोई प्रकाश की किरण कहाँ ले जाते हैं, मुख्य फोकस पे आती हुई प्रतीत हो रही है कोई, मान लो ये मुख्य फोकस है, ये कोई प्रकाश किरण कहां से आती हुई दिख रही हो, मुख्य फोकस से आती हुई दिख रही हो, तो ये जब जाकर टकराएगी, टकरा कर क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये देखो वही नियम है जो हम अवतल दर्पण बताए थे कि अगर समांतर है तो मुख्य फोकस से जाएगी, मुख्य फोकस से आ रही है तो समांतर जाएगी। वही यहाँ पे भी है, अगर मुख्य फोकस समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, अगर मुख्य फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होगी। तीसरा जो इसका नियम है, तीसरा नियम देख लेते हैं, क्या है, ये P है, ये F है और ये C है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण कहाँ पे आती दिख रही हो, वक्रता केंद्र से आती दिख रही हो, यहाँ पे देखिए ये जाकर कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, F पे, लेकिन यही किरण अगर जाकर C पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हो तो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होगी, वो क्या होगी, उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। देखो ये कहाँ से जा रही है,
सी से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये फिर टकरा कर उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। वही 3 नियम है जो अवतल दर्पण में भी था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, परावर्तित होगी। अगर मुख्य फोकस से आ रही है, कोई प्रकाश की आती हुई प्रतीत हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तीसरा नियम है, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो ये 3 नियम याद रखेंगे, इसी का प्रयोग करके हमें 2 किरण आरेख खींचना है। ठीक है, तो ये अनंत पे मान ले कोई वस्तु रखी है, अनंत पे, तो अनंत पे कोई वस्तु रखी है तो कैसे भी प्रकाश किरण आएगी, चाहे समांतर आए चाहे नहीं आए, लेकिन जब बहुत दूर से आती है तो समांतर आती हुई दिखती है। तो अगर ये समांतर प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष के, तो अभी बताए हैं कि समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हुई प्रतीत होगी, है ना, वो मुख्य अक्ष के किस बिंदु से, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो अगर हम इसको यहाँ पे फोकस से आती हुई प्रतीत करा दें, ये इसमें मिला के आगे हम परावर्तित कर दें, तो देखेंगे आप लोग कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराई, टकराकर लौट गई, लेकिन कहां से लौटेगी, यहाँ कहीं नहीं जाएगी, ये कहां से, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ भी मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में कहीं नहीं मिल रही हैं, लेकिन एक बिंदु पे आपसे आती हुई प्रतीत हो रही है, एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। वो कौन सा बिंदु है, मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस पर ही मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब की बात, तो पहले इसकी स्थिति अगर बताएं तो इसकी स्थिति कहाँ पे है, मुख्य फोकस पे है ना, दोनों किरणें कहाँ से आ रही हैं, मुख्य फोकस से आ रही है, तो इसकी स्थिति कहाँ पे होगा, F पर। ठीक है, दूसरी अगर हम इसकी आकार के बारे में बात करें तो आकार देखेंगे, दोनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष पर ही काट रही है, ना ऊपर ना नीचे। अगर ऊपर नीचे काटते तो उसको मुख्य फोकस से मिलाते तो उसका कुछ आकार होता, लेकिन ये मुख्य फोकस पे, लगभग मुख्य फोकस पर ही मिलती हुई दिख रही है, यानी ये सब कह सकते हैं मुख्य फोकस पर ही मिल रही है, तो इसका आकार क्या होगा, छोटा। ये कह सकते हैं कि अत्यंत छोटा, बिल्कुल कैसा, बिंदु के आकार का, है ना, कैसा होगा, बिल्कुल छोटा, बिंदु के आकार का, है ना। तीसरा, इसकी अगर हम प्रकृति के बारे में बात करें तो इसकी प्रकृति हम क्या कह सकते हैं कि जब हम बताए थे कि कोई प्रकाश किरण वास्तव में नहीं मिल रही हो, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत हो रही हो, तो कोई कि लौट कर वापस चलेगी, कहीं पे मिल नहीं रही है दोनों किरणें, लेकिन दूसरी तरफ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी कहते हैं। ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सीधा होता है, याद रखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, वास्तविक के साथ उल्टा चलेगा, और सीधे के साथ कौन सा हमेशा रहेगा, आभासी, या आभासी के साथ सीधा। तो ये पहली स्थिति है। उत्तल दर्पण के सामने अगर अनंत पे कोई वस्तु रखी है तो उसका किरण आ रही है, कैसे खींचेंगे, और उसके प्रतिबिंब की आकार, स्थिति और प्रकृति क्या होगी, ये चीज हम बता दिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम मिटाते हैं, मिटाकर दूसरी स्थिति इसकी जो है वो देखते हैं। दूसरी स्थिति कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी हम बताए थे, अनंत और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पे भी वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अनंत व P के बीच में, अनंत व P यानी ध्रुव के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये P, यहाँ पे F, ये C, यहाँ पे अनंत, अनंत यहाँ पे है, ये P है। इसके बीच में अगर हम कहीं पे भी वस्तु को रख दें, ठीक है, मान लेते हैं वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और P के बीच में यहाँ पे रखी हुई। ठीक है, अगर यहाँ पे रखी हुई है, इसको दर्शा भी सकते हैं AB से, वस्तु की लंबाई, वस्तु क्या है, AB है। ठीक है, अगर ये अनंत और P के बीच में रखी हुई है तो इसका किरण आरेख कैसे खींचेंगे। ठीक है, तो किरण आरेख वही नियम है कि जो 3 नियम है, इन 3 नियम में से कोई 2 किरण आरेख ले जाते हैं। अब देखते हैं किस बिंदु पे काटती है, प्रतीत हो रही है, वही वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो हम एक ले जाते हैं समांतर, एक प्रकार के हम कैसे ले जाते हैं, समांतर। ये देखिए समांतर, समांतर जो जाती है वो कहां से, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, तो ये मुख्य फोकस है, यहाँ से आती हुई ये क्या होगी, प्रतीत होगी। ठीक है,
तो ये देखिए टकरा कर वास्तव में जो एक्चुअली होता क्या है वो यहाँ आया कि टकरा कर निकल जाएगी। जब हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं, ये डॉटेड लाइन ये वास्तव में किरण गई नहीं है, सिर्फ वहां से आती हुई दिख रही है, डॉटेड वास्तव में नहीं गई है, वो आती हुई दिख रही है सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया समांतर। दूसरी हम कौन से ले जाते हैं, वक्रता केंद्र से ले जाते हैं, या फोकस से भी ले जा सकते हैं। अगर ये फोकस है तो ये समांतर हो जाएगी और इसको जब आगे बढ़ाएंगे जहाँ पे काटेगा वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा हम इसका क्या ले जा सकते हैं, वक्रता केंद्र से ले जाते हैं। तो वक्रता केंद्र से अगर हम देखें तो ये वक्रता केंद्र है, इसको हम इससे मिलाना है ना, तो इसको इससे मिलाएंगे तो यहाँ तक प्रकाश किरण कंप्लीट लाइन होगी। इसके बाद ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, डॉटेड लाइन होगी। ठीक है, तो हम बताए हैं अभी कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती हुई दिखती है तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये जा रही थी वक्रता केंद्र से आती हुई दिख रही है, तो ये फिर उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अब देखें कि ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें यहीं प्रतिच्छेद कर रही है, इस पे क्या लिखना है, लंब। अब लंब डालेंगे तो यही क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब, है ना। देखिए डॉटेड लाइन के परावर्तन से बन रही है। डॉटेड लाइन मतलब ये वास्तव में नहीं गई है, जो वास्तव में नहीं है, सिर्फ दिखती प्रतीत हो रही है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। अब इसको अगर मैं दिखाना है तो ये A डैश और यहाँ पे B डैश। अब प्रतिबिंब के बारे में अगर हम बात करें, प्रतिबिंब पहला हम देखते हैं इसकी स्थिति, प्रतिबिंब बना कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, F और P के बीच में बना है ना। तो हम लिख सकते हैं F व P के बीच में। ठीक है, दूसरा हम क्या बता सकते हैं, इसका आकार देखें, वस्तु इतनी बड़ी रखी थी लेकिन बन रही है छोटी, तो वस्तु के आकार का छोटा प्रतिबिंब का आकार है, इसलिए हम आकार में लिख लेंगे वस्तु से छोटा। तीसरा हम इसका क्या बताएंगे, इसका बताएंगे कि इसका प्रकृति क्या है। प्रकृति क्या है, वास्तव में कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, वापस निकल जाएंगे, कहीं वास्तव में कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, सिर्फ प्रतिच्छेद करती हुई ही दिख रही है डॉटेड लाइन से। तो ये क्या होगा, सीधा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीधा और के साथ साथ क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होगा, फिर आभासी, या ऐसे कह सकते हैं आभासी व सीधा। ठीक है, तो ये दो स्थितियां हैं, सिर्फ याद रखेंगे। अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हैं और उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां हैं, है ना। अवतल दर्पण में 6 स्थितियां क्लियर है, उत्तल दर्पण की अभी 2 बना दी है, बता दिए हैं। तो अगर ये किरण आरेख, दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचने का कोई भी नियम आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो हम इसको आसानी से पढ़ के समझ के बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, नोट करके 2-1 बार इसको खुद से खींचने का प्रैक्टिस करें, 2-3 बार खुद से कॉपी पे खींचेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये नियम हमें याद रखना है, 3 क्या क्या नियम है कि समांतर होगी तो मुख्य फोकस से जाएगी या जातीय प्रतीत होगी, अगर मुख्य फोकस से जा रही है या जातीय प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के पश्चात समांतर होगी। तीसरा वक्रता केंद्र से जा रही है तो वो उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। यही 3 नियम याद रखें। इसी में से कोई 2 किरण ले जाओ, वो दोनों जहाँ पे काट दें या काटती प्रतीत हो जाएं, वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर वास्तव में काट रही है तो आभासी, वास्तव में काट रही है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर काटती हुई दिख रही है डॉटेड लाइन से दर्पण के पीछे, एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि दर्पण से पीछे प्रतिबिंब, दर्पण है इधर से किरण आ रही है, दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो वो आभासी सीधा होगा। अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी और सीधा होगा। दर्पण के इस तरफ, जिस तरफ से किरण, जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, और अगर दाएं तरफ बन रहा है, दर्पण के दाएं तरफ जिस तरफ वस्तु रखी है उसके दूसरी तरफ किरण, वो प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। तो कई चीजें याद रखने की, जैसे याद हो रहा है उसी तरह याद रखें। याद रखने के कई मेथड है, जैसे समझ में आ रहा है, जैसे दिमाग में बैठ जा रहा है वैसे याद रखें। कोई जरूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही याद हो, इसके अलावा भी अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है उसको कुछ ट्रिक से याद करना है तो वो भी बेटर, बस आना चाहिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लें, स्क्रीनशॉट करके नोट कर लें। और 2-4 बार फिर से कह रहा हूँ कि 6 अवतल दर्पण का प्रतिबिंब खींचना और 2 इसका, ये कई बार 2-3 बार, लॉकडाउन है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, गोल्डन चांस को समझे, जितना पढ़ सकते हैं उतना इसका फायदा उठा सकते हैं। लॉकडाउन का उठा लें, जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, रटने का सब्जेक्ट नहीं है। जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहीं पे आज इतनी वीडियो में क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।